हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पास्कल्स प्रिंसिपल के बारे में। ये है क्लास 11th से, फिजिक्स सब्जेक्ट से। तो देखते हैं ये कैसे यूज़फुल है हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पास्कल्स प्रिंसिपल क्या कहता है? पास्कल्स प्रिंसिपल ये कहता है, पास्कल एक साइंटिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है ब्लेस पास्कल। तो इनका एक प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल का ये कहना है कि it states that Pascal principle states that a change in pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every portion of the liquid and to the walls of the containing vessel। आइए इसका मतलब समझते हैं क्या है। देखो, ये एक लिक्विड है, ये जो कंटेनर है इसमें वाटर फिल्ड है, और लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि इसको हम प्रेशर दे सकते हैं, बट इसके अंदर जो प्रेशर है वो ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर को अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब कर जाए। मतलब अगर हम यहाँ पर एक पिस्टन लगा है, अगर हम पिस्टन को प्रेस करेंगे तो ये अगर माना कंटेनर मजबूत नहीं हुआ तो कंटेनर फट भी सकता है, राइट। तो क्योंकि ये एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ओके। तो हम कई हो सकता है कई स्टूडेंट्स इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल लिक्विड को ना समझ पाएँ, हालांकि ये बहुत ईजी है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ आपको कि अगर एक इस तरह का कंटेनर है या डिब्बा है, इसके अंदर मैं रुई फिल कर दूँ, एग्जांपल के लिए समझता। तो चलो ये मान लेते हैं कि ये खोखला है, ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह का खोखला पाइप सा है, इसके अंदर हमने रुई फिल कर दी और यहाँ पर हमने लगा दिया एक टाइट सा ऐसा कुछ ब्लॉक करने वाला वुडन स्लैब, या ठीक है वुडन स्लैब लगा दिया, और हम इसको यहाँ से कर रहे हैं प्रेस। जब प्रेस कर रहे हैं तो हो सकता है उस प्रेस का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे, बिकॉज जैसे हम प्रेस इसके अंदर करेंगे तो जो इसके अंदर स्पेस है वो स्पेस पहले फिल होगा और तब जाके कहीं रुई यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। ये एग्जांपल है कंप्रेसिबल का, बट वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर इनकम्प्रेसिबल, यानी कि हम यहाँ से अगर इसको प्रेस करेंगे तो वाटर आगे की तरफ बढ़ जाएगा अगर इसमें वाटर फिल्ड होता तो आई होप कि इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल के बीच जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा। तो बैक टू दी पास्कल्स प्रिंसिपल, राइट। तो बैक चलते हैं पास्कल्स प्रिंसिपल में। पास्कल ने कहा था कि जो इसके अंदर एक प्रेशर है, इसका अपना एक प्रेशर है पहले से ही, तो हर पॉइंट पे वेरी होता है डेप्थ के साथ। यानी कि अगर माना एक पॉइंट यहाँ पर है पॉइंट P, इस पे जो प्रेशर है माना वो P1 प्रेशर है, इस पॉइंट P1 है, प्रेशर इसका P1 ले लेते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 लिख लेते हैं। तो इसके अंदर अभी जो प्रेशर है हर एक पॉइंट पे वहाँ वेरिएशंस है। वो वेरिएशन इसलिए है क्योंकि इस कंटेनर के डेप्थ पे डिपेंड करेगा उस पॉइंट का प्रेशर। जितना अधिक उसकी डेप्थ होगी यहाँ से उतना अधिक उसका प्रेशर होगा, राइट। तो इसका अपना एक प्रेशर हो गया। लेकिन पास्कल साहब ने कहा कि अगर हम कोई ऊपर से फोर्स अप्लाई करते हैं इस पिस्टन पर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, इस फोर्स की वजह से जो एक अलग सा प्रेशर क्रिएट होगा इस लिक्विड के अंदर, वो सारे पॉइंट पे सेम होगा। वो चाहे हम P1 पे कहें या P2 पे कहें, वो सेम होगा। यानी कि अगर वो चेंज इन प्रेशर ये बाहर के फोर्स से, जो बाहर से हमने फोर्स लगाया है, वो उसकी वजह से जो एक चेंज इन प्रेशर इसके अंदर ऑब्जर्व किया गया, अगर उसका वो डेल्टा P है, तो इस P1 पे जो प्रेशर होगा वो P1 प्लस डेल्टा P हो जाएगा, क्योंकि ये डेल्टा P प्रेशर एक्स्ट्रा जनरेट किया गया है बाहर के एक्सटर्नल फोर्स ने।
बाहर के एक्सटर्नल फोर्स से, तो वही फोर्स वही प्रेशर इस पे भी ऐड होगा। तो कहने का मतलब है सारे पॉइंट पे ये डेल्टा पी सेम क्वांटिटी ऐड होगा। तो लेकिन वो एक समान रहेगा बाहर के फोर्स ने जो प्रेशर इस पे क्रिएट किया है। हालांकि अंदर के प्रेशर्स डिफरेंट होंगे डिफरेंट पॉइंट पे। ओके। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि अंदर का प्रेशर तो सेम है जो इस लिक्विड ने की वजह से है, और बाहर के प्रेशर की वजह से भी एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी क्वांटिटी सारे पॉइंट्स के लिए सेम होगी। ओके, तो वो सब पर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये समझ सकते हैं, जैसे कि मैं एक बताता हूँ, एक माना घड़ा है, पानी का घड़ा समझ लेते हैं। ओके, हमने कहीं गांव में भी देखा होगा, जब पानी मिलता नहीं है तो हम घड़े के ऊपर घड़ा रख देते थे जैसे। एक घड़ा ये है और ये घड़ा बना देते हैं, इसके ऊपर एक और घड़ा रख देते हैं। अब इसके मेरे ड्राइंग की तरफ मत जाना, ड्राइंग से जो हमें कॉन्सेप्ट मिल रहा है उस कॉन्सेप्ट की तरफ हमें ध्यान देना है। ओके, तो मैंने घड़े के ऊपर कहीं घड़े गिर ना जाएं, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से मैंने 1 2 3 4 पानी के घड़े बना दिए। तो यहाँ पर ज़मीन है, इस घड़े का जो प्रेशर है, पहले हम अगर समझें कि ये ऊपर के तीनों नहीं है, तो घड़े ने एक प्रेशर क्रिएट किया है ज़मीन पर जिसका नीचे की तरफ, और अगर अब हमने इसके ऊपर घड़ा नंबर 2 रख दिया तो इस 1 वाले घड़े पे 2 के से एक और प्रेशर लगेगा, इसका 2 का प्रेशर लगेगा, और ये 2 का प्रेशर इस ज़मीन पे जो ये 1 वाला घड़ा लगा रहा है ये और ऐड हो जाएगा, यानी कि इसकी वजह से एक प्रेशर और लग रहा है तो घड़े इस पे और हो जाएगा। और इसकी जब तीसरा वाला रख देंगे फिर इसका प्रेशर उतना और बढ़ जाएगा, चौथा वाला रख देंगे इसका प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो सब मान लेते हैं कि इसका प्रेशर है 6 1 पास्कल, इसके द्वारा इस ज़मीन पर क्रिएट किया गया प्रेशर है 6 पास्कल, और इसके द्वारा है 5, इसके द्वारा है 4, इसके द्वारा है 3, ऐसे लिख देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेशर इसका अपना एक प्रेशर होगा जो यहाँ पे लगा रहा है 3 का, तो लेकिन 4 की वजह से इस पर एक प्रेशर लग रहा है वो 3 पास्कल का, तो 3 इसमें ऐड होगा। इसमें ऐड होगा 4 + 3, इसका भी तो प्रेशर इस पर ऐड होगा, और ऊपर वाले का भी प्रेशर इसमें ऐड होगा, तो इस पर होगा 6 + 5 + 4 + 3। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर ये पहले से ही थे, चौथा हमने और इसके ऊपर घड़ा रख दिया, तो उसकी वजह जो 3 पास्कल का प्रेशर ऐड हुआ वो सब में 3 होगा। तो वही चीज़ हम समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अगर माना कोई एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर लगता है, इस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के ऊपर, तो उसके द्वारा जनरेट किया हुआ जो भी प्रेशर है वो सब पॉइंट पे सेम होगा। ओके, तो ये पास्कल का प्रिंसिपल है। तो अब इसको डेफिनेशन में थोड़ा और समझ लेते हैं। चेंज इन प्रेशर अप्लाई टू एन इंक्लोज फ्लूइड, ये इंक्लोज फ्लूइड है, इस फ्लूइड इंक्लोज होना चाहिए, लेकिन इस इंक्लोज्ड फ्लूइड पे जो प्रेशर अप्लाई किया गया है बाहर से, इस वो ट्रांसमिट होता है, यानी कि वो फैल जाता है, यानी इस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है अनडिमिनिश्ड, बिना किसी नुकसान के, यानी कि वो जो प्रेशर है कहीं वो वेस्ट नहीं होता है, अनडिमिनिश्ड, हर वेस्ट नहीं होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर डेल्टा पी प्रेशर आया और यहाँ पर ऐसा नहीं है वो डेल्टा पी से कम हो जाए, वो अनडिमिनिश्ड नहीं होता, कम नहीं होता, वो हर पॉइंट पे सेम रहता है इस एक्सटर्नल फोर्स द्वारा क्रिएट किया गया प्रेशर। ओके, टू एवरी पोर्शन, किसी भी पोर्शन पे इस लिक्विड के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर, एंड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल, इस वेसल का ये जो वेसल है, ये डिब्बा है, इसके जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स हैं, चाहे ये वॉल्स हैं, इन वॉल्स पे भी वो प्रेशर, वो चेंज इन प्रेशर सेम होगा। ओके, तो ये पास्कल साहब ने कहा। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ है? इसके एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक पंप्स में, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर में, हाइड्रोलिक जैक में और हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम में। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे इसका एप्लीकेशन। जैसे हमने बहुत सारे एप्लीकेशन देखे, ये एक हाइड्रोलिक लीवर है, अभी मैंने इसको थोड़ा बनाया नहीं है। हाइड्रोलिक लीवर का इस्तेमाल या हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल
ये उन जगहों पे होता है जहाँ पर हमारे ऑटोमोबाइल्स के सर्विसेज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भारी भारी गाड़ियाँ होती हैं जिनको उठाना पड़ता है उनकी सर्विस करने के लिए। तो उतनी भारी गाड़ियों को उठाने के लिए हमें बहुत ताकत की ज़रूरत होती है, लेकिन उनको एक सिंपल सा हम आम इंसान उठा सकते हैं इस सिस्टम का यूज़ करके। यानी कि एक आदमी अपने वेट से किसी भारी भरकम ऑटोमोबाइल को उठा सकता है, राइट। तो ये एप्लीकेशन है पास्कल का। तो क्या है, अब यहाँ से हम समझते हैं ये इस तरह का कंटेनर है, यानी कि सिस्टम है एक। इस सिस्टम में लिक्विड फील्ड है, ओके, इसमें लिक्विड फील्ड है। इसका अपना एक इंटरनल प्रेशर है, हर जगह पे इसका अपना जो प्रेशर है वो अलग अलग होगा, अपना हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। यहाँ पर P1 मान लो, यहाँ पर P2 मान लो, क्योंकि ये डेप्थ पे निर्भर करता है इसका प्रेशर। इंटरनली P3 है, P4 है, एट्सेट्रा, राइट। अब हम देखते क्या है कि यहाँ पर हम एक फोर्स क्रिएट करेंगे, बाहर एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ से इस पिस्टन पर, ओके। इस पिस्टन का फोर्स का नाम हम देते हैं F1। हम दो आर्म मानते हैं, एक लेफ़्ट साइड, इस तरफ लेफ़्ट साइड मान लेते हैं, इस तरफ राइट साइड मान लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में जो फोर्स हमने दिया वो F1 है, और ये फोर्स जैसे ही हमने दिया तो ये प्रेस होगा नीचे को, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो हम इसको प्रेस कर रहे हैं। तो जो फोर्स हम यहाँ से लगा रहे हैं, ये फोर्स सब पूरा लिक्विड में लगते हुए ये फोर्स इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगा ना। अब आप देखिए, इस फोर्स का नाम रख लेते हैं हम F2, जो ऊपर की तरफ होगा इस राइट साइड वाले में। F1 फोर्स हमने यहाँ लगाया और यहाँ क्रिएट हुआ F2 फोर्स। अब कुछ स्टूडेंट का ये कहना हो सकता है कि सर हमने यहाँ F1 फोर्स लगाया, F2 फोर्स क्यों हो गया, फोर्स चेंज कैसे हो गया। देखो, पहले हम एक सिंपल फॉर्मूले से प्रेशर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A। यहाँ से हम फोर्स निकाल लेते हैं, फोर्स होगा इसका मतलब प्रेशर इनटू एरिया, यही होगा। तो यानी कि फोर्स और प्रेशर के बीच रिलेशन है और एरिया के बीच भी रिलेशन है। तो अब आप देख सकते हैं कि फोर्स F1 इस एरिया पे लग रहा है, इस वाले एरिया पे। माना एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर है, तो हम इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लेते हैं A1, यानी कि F1 A1 पे लग रहा है, और यहाँ पर F मान लेते हैं A2 पे लग रहा है, बिकॉज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है और इसका नाम A2 है। तो फोर्स ऑटोमेटिकली वेरी होगा। इस एक छोटे से रिलेशनशिप से हम ये समझ सकते हैं दोनों F1 और F2 दोनों अलग अलग होंगे, ओके। और तो यहाँ F1 लगा, यहाँ F2 लगा, तो F1 की वजह से ये पिस्टन मान लेते हैं थोड़ा नीचे चला जाता है, यहाँ पर इस पोर्शन पर आ जाता है, और इसका यहाँ से हम डिस्टेंस को काउंट करते थे, लेट इट बी D1, ओके। तो इसने इतना इसको प्रेस कर दिया D1, इतना पानी नीचे चला गया, यानी कि यहाँ तक ये खाली हो गया, यहाँ इस पॉइंट तक बिल्कुल F1, यहाँ पिस्टन शिफ्ट यहाँ हो गया। और लेकिन जब पिस्टन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला पानी ऊपर खींचेगा। तो ये मान लेते हैं कि पहले ये वाला पिस्टन अभी जहाँ लगा हुआ है ये यहाँ था या कहीं यहाँ था, और इसने F1 ने फोर्स लगाया नीचे को, तो ये ऊपर चला गया, यानी कि इसने डिस्टेंस कवर किया D2। यानी कि जब हमने D1 नीचे इतना डिस्टेंस, इतना लेंथ का पानी हमने प्रेस किया नीचे को, तो यहाँ से इतना ऊपर उठ गया ये F2 इस वाले साइड से, राइट साइड से, ठीक है। तो जहाँ तक वॉल्यूम की बात है, ये वाटर का ये वाला वॉल्यूम बराबर होगा। वॉल्यूम तो उतना ही होगा, वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहला हमें इस एंगल से देखना चाहिए कि एंगल 1 जिस व्यू जो हमारा है, एक तो वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम का मतलब जो बाय F1 ने जो जिस वाटर को डिस्प्लेस किया है और जितना इतना यहाँ वाटर हमें डिस्प्लेस्ड हुआ है वो सेम होगा। तो वॉल्यूम दोनों तरफ सेम होने वाला है, ओके। बाय F2 से जो हमें जो वॉल्यूम हुआ वो सेम होने वाला है। तो यहाँ पर पहले हम वॉल्यूम को देख लेते हैं। ये F1 ने अगर इस पे नीचे को जो भी वाटर डिस्प्लेस किया उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो हमने माना ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होगा
जो भी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1 और इनटू डेप्थ D1, तो A1 इंटू D1 इसका वॉल्यूम हुआ, यानी कि वॉल्यूम क्या हुआ A1 इंटू D1 इसका वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम ये भी होगा, तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा A2 क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, और इसका जो इसने कवर किया डिस्टेंस यहाँ ऊपर उठने में वो D2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं D2। ठीक है, A1 D1 यानी कि वॉल्यूम इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का, A2 इंटू D2 वॉल्यूम दूसरी तरफ का। अगर माना किसी स्टूडेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन, ताकि आपके समझ में आए और मुझे भी ये हेल्प मिले कि अगर माना मैं कुछ चीज़ छोड़ता हूँ, कोई ऐसा टॉपिक, तो उसको मैं कवर कर पाऊँ। ओके, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1, राइट। तो इक्वेशन 1 हो गया मेरा ये, और दूसरा एंगल ये वॉल्यूम वाला एंगल, एंगल 2 में ये देखता हूँ कि देखो ये फोर्स है। अब ये फोर्स जब इस पर लग रहा है यानी कि कोई काम हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो वो वर्क डन कितना है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स होगा, कितना होगा, W इक्वल टू फोर्स है F1 इंटू डिस्प्लेसमेंट D1। फोर्स का फॉर्मूला यही है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वर्क डन, जो हमने बहुत पहले यानी कि क्लास 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। ये सब ये बेसिक से फॉर्मूले हैं। और ये लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में देखें जो वर्क डन हुआ W इक्वल टू वो होगा F2 इंटू D2। ओके, तो ये वर्क डन, क्योंकि देखो जो एनर्जी हमने इस F1 से लगाई वो उतनी ही एनर्जी होगी, कोई एनर्जी बीच में से पैदा थोड़ी हुई। इस सिस्टम का अपना एक इंटरनल एनर्जी है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो बाहर से जो हमने एनर्जी लगाई इस पर, वही एनर्जी तो ट्रांसमिट हुई इस सिस्टम के अंदर। तो जो जितनी एनर्जी यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, वही एनर्जी तो इस राइट साइड में होगी। ओके, तो इंटरनल कोई सिस्टम में कुछ है तो एडिशन है तो नहीं कि एनर्जी क्रिएट हो जाए अपने आप, तो वर्क डन बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि F1 इंटू D1 हमारा होने वाला है F2 इंटू D2। ये इक्वेशन को मान लेते हैं 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम क्या जानना चाह रहे हैं इससे, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर मैं एक फोर्स यहाँ पर लगाऊँ तो मेरा यहाँ पे जो फोर्स ये जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, यहाँ पर मैंने एक भारी भरकम कार रखी है सपोज ये। अब मैंने आपको पहले कहा था मैं जो फिगर बना रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान मत देना क्योंकि मेरा आर्ट बहुत गंदा है। ओके, तो यहाँ पर मैं इस तरह का एक कार बना रखा है, हैवी सा कार है। तो ये कार जो है ऊपर उठ हवा में हो गई, तो इसको तो मैं यहाँ मिला लेता हूँ, हवा में नहीं होनी चाहिए कार, है ना। तो इसकी सर्विस करानी है ये आपके और मेरे गैराज में आई है गाड़ी, तो हमारे पास एक हाइड्रोलिक लीवर है जिसकी मदद से हम इस कार की सर्विस करेंगे। तो यहाँ पर कार इतनी उठानी है हमें। तो हमारा मेन मुद्दा ये था कि इस छोटे से फोर्स ने इस कार को उठा दिया, तो वही हम सीख रहे हैं कैसे उठाया इसने वो, तो इसी को हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। अब हम एक काम करते हैं, 2 को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। तो क्या आएगा, A1D1 अपॉन F1 इंटू D1 इक्वल टू A2 इंटू D2 अपॉन F2 इंटू D2, यही आएगा। या इस इक्वेशन में D1 से कैंसिल, ये D2 इस D2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, मैं इधर लिख लेता हूँ, A1 अपॉन F1 इक्वल टू A2 अपॉन F2। तो यहाँ से देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मैं थोड़ा सा ना अपना इसको बदल लेता हूँ, पेन को बदलना चाहिए, थोड़ा सा मूड भी चेंज हो जाता है, थोड़ा सा कलर चेंज होने से हमारा जो हम परसीव करते हैं इस चीज़ की, इस जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें थोड़ा सा हमारे दिमाग में जो एक इमेज होती है वो भी चेंज हो जाता है और हमें याद रखने में थोड़ा सा मदद मिल जाती है। ये मेरा अपना मानना है और मुझे
ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे F2 A1, F2 इंटू A1 इक्वल टू F1 इंटू A2, ओके। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं F1 निकालना चाहता हूँ। एक्चुअली F1 होगा मेरा F2 इंटू A1 अपॉन A2, ऐसा ही होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो मेरा F1 है ये है F2 इंटू A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, यही है या कहीं कुछ गड़बड़ है? F1 A2 इंटू F1 इंटू A2 इंटू F2 इंटू A1, तो यहाँ पर मेरा फोर्स F1 होगा A1 बाई A2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये F1 हो गया इतना, और अगर मैं F2 निकालूँ कॉमा F2 कितना होगा? F1 इंटू A2 अपॉन A1, इसी फॉर्मूले से F2 निकलेगा इतना, ओके, इतना निकलेगा। अब आप देख सकते हैं मैंने एक फोर्स F1 अप्लाई किया था और वो यहाँ जाके वो फोर्स F2 बना, उसकी वैल्यू है F1 इंटू A2 अपॉन A1। अब यहाँ पे आप देखना, ये एरिया, ये वाला एरिया राइट हैंड साइड पे एरिया बहुत बड़ा है। तो मान लेते हैं ये है, इसका क्वांटिटी है 10 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, और इसका एरिया है 2 यूनिट स्क्वायर्ड, ऐसा, यानी कि 2 कुछ भी हो सकता है, या मैं इसको 0.5 मीटर स्क्वायर मानूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 2 मान लिया, इसको 10 मान लिया। इसका एरिया मतलब लेफ़्ट साइड में 2 यूनिट स्क्वायर्ड एरिया है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और राइट हैंड साइड में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका 10 यूनिट स्क्वायर है। तो मैं अब इसको लिख रहा हूँ, फोर्स F1 में मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाया मैंने F1। यहाँ पर F2 मुझे नहीं पता कितना होने वाला है, तो मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। इस F1 की जगह मैं लिख रहा हूँ 5, इंटू A2 की जगह मैं लिख रहा हूँ 10, A1 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2। तो 2 5 जा 10, 5 से 5 मल्टीप्लाई किया 25 न्यूटन। आप ये समझ सकते हैं कि F2 मेरा कितना है 25 न्यूटन, जबकि मैंने फोर्स कितना लगाया था ओनली 5 न्यूटन, यानी कि 5 न्यूटन के फोर्स से मैंने 25 न्यूटन का फोर्स जनरेट कर दिया। अगर मैं इस A2 एरिया को और बढ़ाता हूँ तो ये फोर्स और बढ़ जाएगा। तो मैं इसको अपनी मर्जी के हिसाब से जितना मुझे चाहिए उतना मैं बढ़ा सकता हूँ इस एरिया को बढ़ा के। तो इस तरह से वो फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो ये मेरी कार उठ जाएगी और मैं इसको आसानी से यहाँ पर ऊपर इसकी सर्विस कर सकता हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं पास्कल्स प्रिंसिपल के जो हमें मदद करते हैं बहुत सारे मशीनों में ये वाला प्रिंसिपल पास्कल का। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा समझ आया होगा। इस पर बाद में हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना, और नेक्स्ट मेरी एक स्लाइड होती है हमेशा, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हमने ये टॉपिक पढ़ लिया तो हमें ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। जैसे एक्सप्लेन पास्कल लॉ क्या है ये हमें आना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ डज हाइड्रोलिक लीवर और जैक वर्क, कैसे हाइड्रोलिक लीवर वर्क करता है, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। राइट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ एंड एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। पास्कल का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, उसके एप्लीकेशन को लिखिए कहाँ हम कर सकते हैं, और उस कोई एक एग्जांपल लिखते हुए इसको समझाइए। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं जैसा पहले भी मैंने बोला है कि मैं उसको कोशिश करूँगा कि मैं उसको सॉल्व करूँ, और ये मुझे एक अवसर भी देगा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो थैंक यू।